हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। हमारी कोचिंग है श्योर सक्सेस क्लासेस, कर्मचारी नगर, बरेली। अगर आप वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग के एग्जाम्स जो होते हैं, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इनकी तैयारी कर रहे हैं, और वनडे एग्जाम्स जो यूपी ट्रिपल एस सी के अंतर्गत आते हैं, अभी प्रेजेंट में लेखपाल के स्पेशल बैचेस चल रहे हैं। 3 डेज का फ्री डेमो है। अगर आप बरेली के रहने वाले हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्व चकबंदी लेखपाल के ग्रामीण परिवेश के बारे में। तो आप, हमारा 2 वीडियो जो है लॉन्च हो चुका है, आपने देखा होगा। पहला है जो 2015 में हुआ था, दूसरा है जो भी 2015 में हुआ था। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पाली के एग्जाम है, जिनका हमने ग्रामीण परिवेश का पूरा 25-25 क्वेश्चन का सेट आपको करा दिया है। आज हम कराने वाले हैं चकबंदी लेखपाल की जो भर्ती हुई थी 2015 में। ये हुई थी 8 नवंबर 2015 में। तो इस पाली के जितने भी क्वेश्चंस हैं, उस समय 40 क्वेश्चन आया करते थे चकबंदी लेखपाल में, और अब 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो 40 क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल से आए थे, तो हम डिस्कस कराएंगे आपको 40 क्वेश्चन आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जाता है? तो कौन सा ऐसा अम्लीय है जो धरती पर सफलता से उगाया जाता है? तो अम्लीय क्या होता है? देखिए, एक होती है स्केल, से पीएच स्केल बोलते हैं, और बीच में होता है 7, और 7 से अगर कोई चीज़ कम है, ठीक है, हम यहाँ पे मेजर करते हैं, तो इधर हमारा एसिडिक होता है और इधर हमारा बेसिक होता है। तो अगर 7 से कम है वैल्यू, तो हमारा क्या हो जाएगा? एसिडिक, यानी कि अम्लीय हो जाएगा। और अगर 7 से ज़्यादा है तो हमारा कैसा हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा, मतलब क्षारीय हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जो अम्लीय धरती होती है, अम्लीय मिट्टी होती है, उस पर क्या आसानी से उगाया जा सकता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें सही आंसर हो जाएगा तरबूज। अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, तरबूज अम्लीय धरती पर आसानी से उगाया जा सकता है। तरबूज जायद की फसल है। देखिए, आपको फसल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। फसल कौन सी होती है? देखिए, एक होती है रबी की फसल, एक होती है खरीफ की फसल, और एक होती है जायद की फसल। तो ये 3 फसलें होती हैं, मतलब हमारी मिट्टी में, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 3 टाइम जो है बुआई और जुताई और कटाई होती है। तो 3 प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा कि रबी, खरीफ और जायद, यहाँ से 1 नंबर तो आपको 100% मिलने वाला ही है। देखिए, जायद फसल के बारे में यहाँ पर बताया गया, तो जायद फसल जो है फरवरी अप्रैल में बोई जाती है। कब बोई जाती है? फरवरी और अप्रैल में बोई जाती है, और जून जुलाई के मध्य में इसे काट लिया जाता है। इसमें क्या क्या बोया जाता है? ककड़ी बोया जाता है, खीरा, मूंग, लोबिया, ये सभी जायद की फसलें हैं। अगला हमारा प्रश्न है, पूसा रसराज किसकी उन्नत की किस्म है? जो आप ये देख रहे हैं, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है? तो ये जो पूसा रसराज है, ये किसका नाम है? ये खरबूजा, जो खरबूजा होता है, उसी की उन्नत किस्म का नाम है। तो आप ध्यान रखिएगा, इस टाइप के जो इसके उपनाम होते हैं, उनको भी पूछा जाता है। तो पूसा रसराज यहाँ पर खरबूजा की उन्नत किस्म है, खरबूजा की उन्नत किस्म है। खरबूजा की अन्य किस्मों में हरा मुद भी आती है। खरबूजा भी जायद का ही एक फसल है। तो ये भी जायद का एक हिस्सा है, क्योंकि ये भी ककड़ी, और जब तरबूज आता है तो उसी टाइम इनको भी बोया जाता है। तो यहाँ पर देखिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो हमारा देखिए साथ में आपका जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न ये है, इनको कराने के साथ साथ एक और मोटो है कि आपको यहाँ से एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर किस टाइप के प्रश्न इसमें आप पूछे जा रहे हैं, और आपको किस टाइप के प्रश्नों को तैयार करना है। बहुत सारा देखिए डेटा होता है, पर बहुत सारा पढ़ने से बेहतर वो है जो एग्जाम ओरिएंटेड आप तैयार करें। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कद्दू, करेला, परवल, खरबूजा, कुकरबिटा समूह की फसलों में आता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो कद्दू और करेला है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो मत होइएगा, क्योंकि इन्हें भी इन्हीं के साथ बोया जाता है, इसी टाइम पर जब ये बोई जाती हैं। तो ये सब जायद की फसलें हैं। उत्तर भारत में गेहूं के फसल की हेरफेर किससे की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? मतलब जब हेरफेर होती है, इसका मतलब ये है कि जब गेहूं की कटाई होती है, तो उसके बाद क्या बोया जाता है? ठीक है, किस फसल के थ्रू इनकी हेरफेर की जाती है? तो उस सही आंसर हो जाएगा हमारा धान। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में जो गेहूं की हेरफेर है, धान की फसल के साथ की जाती है। गेहूं रबी की फसल है। गेहूं कौन सी है? रबी की फसल है, और ये ठंडी में होती है। देखिए, रबी जो होता है वो क्या है? तो ठंडी में होता है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में बो दी जाती है, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। ठीक है, तो मार्च अप्रैल में जब ये काट ली जाती है, तभी जायद की फसल बोई जाती है।
है ना। और कुछ लोग बो भी चुके होते हैं और नहीं तो इसी के आसपास बोई जाती है। जबकि जो धान है खरीफ की फसल है जो उत्तर भारत में जून जुलाई के मध्य बोई जाती है। जब जायद की फसल काट ली जाती है, ठीक है, तो उसके बाद ये आपकी जो खरीफ है तब बोई जाती है। तो आप इस चीज को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि कौन सी कब बोई जाती है और कौन सी कब काटी जाती है। यहाँ से प्रश्न एक अक्सर पूछ लिया जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो हम सभी ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वॉट के बराबर। ये बी वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, तो ये सभी को याद होगा आई थिंक। तो यहाँ से ये पूछ लिया गया है हॉर्स पावर। तो ये पावर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पी डब्ल्यू, पी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। डब्ल्यू होता है वर्क डन, टी होता है टाइम और पी होता है पावर, जिसे हिंदी में शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद आप नीचे देख लीजिएगा, 1 किलो वाट में होता है 1000 वॉट होता है। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये है कि जो जेम्स वॉट थे ना, जेम्स वॉट, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्या, हॉर्स पावर जो होता है, ये वॉट, जो वॉट यूनिट रखी गई है, ये जेम्स वॉट के सम्मान में ही रखी गई है। और ये एसआई पद्धति में इसे वॉट कहते हैं। किसका मात्रक है ये, शक्ति का मात्रक है, यानी कि पावर की यूनिट है वॉट। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, तो महाराष्ट्र और पंजाब। तो देखिए महाराष्ट्र पंजाब जो है पूछा गया है इसमें कि कूड़े से हरित ऊर्जा निर्माण में कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं। तो यहाँ पर ये दो राज्य अग्रणी थे एक्चुअली उस टाइम पे, क्योंकि ये हमेशा के लिए प्रश्न नहीं है, ये जिस टाइप ये पेपर हुआ था आपको 2015 के आसपास, तो उसी के आसपास ये दोनों राज्य क्या थे, अग्रणी थे। तो यानी कि इसमें करंट के भी कुछ क्वेश्चन ऐड हो जाते हैं जो कि राज्यों से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका मतलब करंट के क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जिस टाइप की आप क्वेश्चन लर्न कीजिएगा वो ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा स्टेट से रिलेटेड हो, किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, लेकिन वो राज्य से संबंधित प्रश्न हो, तो ज्यादातर वही पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक अनुमान से इस ग्रह पर कितने वृक्ष हैं। अगर वैज्ञानिक अनुमान से बताया जाए तो हमारी धरती पर कितने वृक्ष हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो 3 ट्रिलियन के आसपास हमारे यहाँ धरती पर वृक्ष हैं। कितने, 3 ट्रिलियन के आसपास ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वैज्ञानिकों के एक अनुमान के अनुसार पृथ्वी पर लगभग 3 ट्रिलियन अर्थात 420 पेड़ प्रति व्यक्ति उपस्थित है। यानी कि एक व्यक्ति पर 420 पेड़ जो है ना वो उपस्थित हैं। पेड़ पौधे जैव मंडल का महत्वपूर्ण भाग हैं, जो कि विभिन्न जीव जंतु को प्राकृतिक आवास तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। और पृथ्वी पर ऑक्सीजन के मुख्य स्रोत पेड़ पौधे ही हैं। पेड़ पौधों के माध्यम से हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई में परंपरागत लकड़ी, गोबर आदि से खाना बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 85% जो है आप देख रहे हैं परंपरागत, जैसे लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, इन सब चीज़ों से यहाँ पर हमारे यहाँ क्या खाना बनाया जाता है, यानी भोजन पकाते हैं। तो 85% लोग ऐसे हैं जो यूज़ करते हैं ये सब चीज़ें। अब ठीक है, तो अब जैसे कि पूछ लिया जाए कि कितने ऐसे लोग होंगे जो मिट्टी के तेल से यूज करते होंगे, तो 85% है, तो बचे कितने, 15% बचे हैं। 15% में से 1% ऐसे हैं जो मिट्टी के तेल से खाना बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि पोषित राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था 1981 और 82 से प्रारंभ किया गया था। क्या किया गया था, पोषित राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। उसके बाद अगला प्रश्न है, केवल कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार की रसोई गैस में मिट्टी के तेल से खाना बनाया जाता है। तो इसका आंसर 1% हो जाएगा। केवल 1% लोग यानी कि ग्रामीण परिवार की रसोई मिट्टी के तेल से बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रसोई बनाने के लिए गोबर गैस का भी प्रयोग किया जाता है। बायोगैस संयंत्र के माध्यम से गैस प्राप्त कर खाना बनाने, प्रकाश व्यवस्था तथा इंजन चलाने में किया जाता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला है जाबू। जाबू ग्रामीण खेती करने का
तरीका कहाँ विद्यमान है? देखिए जाबू का जो खेती करने का विद्यमान तरीका है वो कहाँ, नागालैंड में है। जाबू एक ग्रामीण कृषि है और इसका मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इसमें चावल उगाया जाता है, ये एक क्या होता है, तरीका होता है। और ये कहाँ से लिया गया है, तो ये इंडोनेशिया से लिया गया है। मतलब जाबू कृषि का विकास कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया में हुआ था सबसे पहले। वह भारत में नागालैंड में भी जाबू प्रचलित है। तो अपने देश में कहाँ पर है, नागालैंड में, और दूसरे पड़ोसी देश में कहाँ है, इंडोनेशिया में। जाबो कृषि सर्वप्रथम जावा में डचों के उपनिवेश के समय 1830 से 70 के बीच प्रारंभ हुई थी। मुख्य रूप से जावा के पूर्वी भाग में चावल व मक्का के लिए प्रसिद्ध है। तो आपको यहाँ से क्या क्या याद रखना है, तो एक तो ये याद रखना है कि अपने भारत में जो जाबो खेती है वो नागालैंड में होती है। दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि इसमें चावल व मक्का इसकी प्रमुख फसलें हैं जिनको उगाया जाता है। तीसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि ये इंडोनेशिया में प्रारंभ हुआ था, बस। और एक चौथी बात और याद रखनी है कि जाबो कृषि सर्वप्रथम जो है वो जावा डचों के उपनिवेश के समय 1830 और 70 के बीच प्रारंभ हुई थी। तो ये तो उतना खास नहीं जितने खास ये तीन है, चावल, मक्का, इंडोनेशिया और नागालैंड। इन्हें आप ध्यान रखिएगा। इस बार नागालैंड पूछा गया तो हो सकता है पूछ ले जाए कि कौन सी फसल इसमें उगाई जाती है। जो जाबो ग्रामीण खेती है तो तरीका है, उसमें कौन सी फसल प्रमुख है या कौन सी फसल उगाई जाती है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला हमारा यहाँ से प्रश्न बनता है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। ये तो डायरेक्ट डेट पूछ ली गई है, पता है तो ठीक, नहीं तो गलत। तो किसान चैनल का सबसे पहली बार प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया, तो ये किया गया था 26 मई 2015 को। तो अक्सर लोग गलती कर बैठेंगे क्योंकि लोगों को पता होगा कि 1 मई को होता है लेबर दिवस, लेबर डे होता है मतलब, तो लेबर डे को मतलब चालू किया गया होगा किसान चैनल, लेकिन ऐसा नहीं है। कब चालू किया गया था, 26 मई को। डीडी किसान चैनल एक भारतीय कृषि संबंधित 24 घंटे का टेलीविजन चैनल है जो दूरदर्शन के स्वामित्व में है। मतलब ये दूरदर्शन के स्वामित्व में रहता है और 26 मई 2015 को इसे शुरू किया गया था। यह चैनल कृषि और संबंधित क्षेत्रों जैसे नई कृषि तकनीकी का प्रचार, पानी संरक्षण, जैविक खेती के विषयों में जानकारी देता है। तो आपको यहाँ से ये डेट फिक्स जो है ये ध्यान रखनी है, 26 मई 2015, और दूसरा कि ये दूरदर्शन के स्वामित्व में चलता है ये चैनल। ठीक है, दो चीजें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं। तो देखिए यहाँ पे मेल बोर्ड तो है, ठीक है, सही है, लेकिन डिस्क हैरो नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। डिस्क हल और डिस्क हैरो तो ये भी नहीं है। डिस्क हैरो और कल्टीवेट तो ये भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारा पहला डी जो है ये आंसर हो जाएगा। उसका आंसर ये है कि मेल्ड बोर्ड और मृदा कुदाल, यानी कि इसको सब सॉइलर भी बोलते हैं। जुताई के प्राथमिक उपकरण में क्या क्या आता है, देखिए मेल्ड बोर्ड हल आता है और मृदा कुदाल आता है, क्योंकि सबसे पहले मशीनें तो हुआ नहीं करती थी, तो हल हुआ करता था, जो आपने देखा होगा हल, और मृदा कुदाल जिसे खोद खोद के हाथों से जुताई करते थे। इसके माध्यम से मिट्टी को ढीला कर दिया जाता है, जिससे मिट्टी में बनी केश नलियां, मतलब पत्ती पत्ती केश नलियां होती हैं जो मृदा में नमी बनाए रहे। तो इसकी वजह से क्या, वो टूट जाती है, मतलब टूट तोड़ा जाता है तभी नमी बनी रहती है। अगर उन्हें तोड़ा नहीं जाएगा तो नमी क्या होगी, जो वाटर होगा वेपर बन के ऊपर उठ जाएगा, ठीक है, सनलाइट की वजह से। और मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेत जो है किसान की क्या करते हैं, जुताई करते रहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न हमारा ये है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मित विविधता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है। तो मतलब सबसे अच्छी प्रणाली कौन सी है, तो इसमें सबसे अच्छी प्रणाली जो है वो कौन सी है, डिप प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है, डिप प्रणाली है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार ड्रिप सिंचाई श्रेयस्कर है। इस प्रकार की सिंचाई से उर्वरक व पोषक तत्व पौधों की जड़ों तथा आसानी से पहुंच जाते हैं, जिससे कि इनको कम उर्वरक की भी आवश्यकता पड़ती है, तथा इस विधि से सिंचाई में कम पानी लगता है, पानी की भी बचत होती है। अगला हमारा क्वेश्चन ये है, मिट्टी का कटाव सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी में होता है। तो मतलब कौन सी मिट्टी है जो आसानी से क्या कट जाती है। तो आप देख रहे हैं बलुई मिट्टी, सिल्टी मिट्टी, मटियार मिट्टी और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर बलुई मिट्टी, जो बालू वाली मिट्टी होती है, बड़ी आसानी से बह जाती है पानी के साथ, और अगर कोई टीला है बड़ा सा तो जल्दी जल्दी वो क्या कट जाएगा। तभी आपने देखा हो चंबल में बहुत बड़े बड़े गहरे गहरे खाई जैसे बने हुए हैं, क्योंकि जब बाढ़ आती है तो पानी अपने साथ क्या, वो मिट्टी यानी कि बालू को बहा ले जाता है, तो वो कटाव हो जाता है। तो बलुई मिट्टी सर्वाधिक क्या कटाव का कारण है, सबसे अधिक कटाव इसी में होता है।
अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में कुल सिंचित क्षेत्र हैं, तो कितने सिंचित क्षेत्र हैं? 55% हमारे भारत में सिंचित क्षेत्र हैं। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, जिसमें सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप द्वारा की जाती है। तो सबसे अधिक हमारे भारत में सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा नहर, नलकूप, नदियाँ या फिर तालाब। तो सही आंसर हो जाएगा नलकूप द्वारा। तो सबसे अधिक सिंचाई नलकूप द्वारा और दूसरे स्थान पर है सिंचाई का माध्यम नहरें हैं, ठीक है। सेकंड पर नहरें हैं और पहले पर नलकूप हैं। और यहाँ से प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ये एग्जैक्ट दोनों दोनों प्रश्न आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। और यहाँ पर है पूछा गया कि सिंचित क्षेत्र है तो 55% है, जिसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा होती है। भारत में लगभग 40% की सिंचाई बड़ी परियोजनाओं द्वारा तथा लगभग 60% जो है वो छोटी परियोजनाओं के मध्य से होता है। मतलब छोटी जो सिंचाई की परियोजनाएं हैं वो 60% और बड़ी वाली परियोजनाएं हैं वो 40% सिंचाई करती हैं। तो ये आपको ध्यान दे रखना है कि बड़ी वाली 40%, छोटी वाली 60%। और सबसे अधिक नलकूप, नलकूप वाला तो आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है। अगर आप सिर्फ प्रीवियस ईयर के पेपर देख रहे होंगे तो क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहे हैं, हर एक पेपर में कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर आप सारे के सारे क्वेश्चन लगा लेंगे तो कितने क्वेश्चन रिपीट करने के चांसेस हैं। आई थिंक 25 क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं और 25 में कम से कम आपके 15 से क्वेश्चन ऊपर रिपीट होने के चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रदेश में प्रचलित धरातल की माप में कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? देखिए, तो इसके लिए तो काफ़ी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मेजरमेंट अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप बता पाएंगे कौन सा सही नहीं है। तो 1 विश्वांसी बराबर होता है 20 कचवांसी, तो ये तो सही है आपका। फिर लिखा हुआ है 1 विश्वांसी बराबर 10 बिस्वा, तो यहाँ पर 10 नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो गया आपका। ठीक है, 1 बिस्वा बराबर होता है 20 विश्वांसी और 1 बीघा बराबर होता है 20 बिस्वा, ये सही है। और 1 बीघा बराबर होता है 55/55 वर्ग गज, तो ये सब सही है। मतलब बी वाला जो है आपका वो गलत है और यही पूछा गया है आपसे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, वार्षिक क्रम और वर्षातर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो आप देख रहे हैं फसल रोपण सूचकांक, तो आप लास्ट वाला ध्यान देखिए, यहाँ पे लिखा सूचकांक, यहाँ लिखा है प्रभाव, यहाँ लिखा है विधि, यहाँ लिखा अनुक्रम। तो क्या पूछा गया है कि वार्षिक क्रम, क्रम मतलब सीक्वेंस, तो सीक्वेंस किस में लिखा हुआ आपका? डी वाले में। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप नहीं पढ़ के गए होंगे तभी से पता लगा लेंगे इस क्वेश्चन को कि अनुक्रम लिखा हुआ है, मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस से फसल का रोपण होता है, तो जाहिर सी बात एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। तो डी वाला आपका इसमें आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब खास बातें हैं कुछ जो कि आपको जाननी चाहिए। यहाँ पे लिखा है कि भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें उठाई जाती हैं। 3 प्रकार की फसलें, बिल्कुल सही, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि भारत में कितनी प्रकार की फसलें जो हैं वो उठाई जाती हैं, तो 3 प्रकार की। बहुत लोग गलती कर देते हैं, सिर्फ रबी और खरीफ को ही मानते हैं, तो जायद भी होती है, ध्यान रखिएगा। तो रबी की फसल देखिए क्या होती है, अक्टूबर नवंबर के मध्य बोई जाती है और 1 मार्च और अप्रैल के मध्य काट ली जाती है। एग्जाम्पल है इसमें, जैसे गेहूं हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, ये सब ठंडी में आप देखते होंगे तो गेहूं के बीच में सरसों बोया जाता है और चना और मटर आप लोगों ने तो अक्सर तोड़ा होगा खेत से। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाती ठंडी में, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर खरीफ की फसल में क्या हो जाता है। तो खरीफ की फसल में होता है कि जून जुलाई में बोई जाती है, ठीक है। कब बोई जाती है? जून जुलाई के मध्य बोई जाती है एवं अक्टूबर नवंबर के मध्य काट ली जाती है। जब खरीफ काटते हैं तभी रबी को बोते हैं, ठीक है। और जब रबी को काटते हैं तो जायद को बोते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, फिर से खरीफ को बोते हैं। तो कहने का मतलब ठंडी में आप ध्यान रखिएगा कि रजाई के अंदर, रबी मतलब रजाई, तो ठंडी में रबी फसल होती है। बस उसके बाद आप अपने हिसाब से, गर्मी में क्या होता है, ककड़ी खरबूजा आप लेते हैं, तो वो रबी के जस्ट बाद या उसके आसपास जगह निकाल करके बो दी जाती है आपकी जायद। और धान कब होता है? धान तो जून जुलाई में बोया जाता है, गर्मी में और आसपास अक्टूबर नवंबर जो जब आता है तब इसको काट लिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा के भी इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर रियल में देखेंगे, खेत वेत सबने देखा होगा, तो आसानी से समझ सकते हैं। इसको रटने से यहाँ पर कोई फायदा नहीं है, आप ऐसे कॉमन सेंस के तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारी फसलें पाई जाती हैं खरीफ में। अब जायद में देखते हैं तो फरवरी के मध्य बो जाती है तथा जून जुलाई में काट ली जाती है। इसमें खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लोबिया, कद्दू, करेला, ये सब चीजें होती हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये है कि प्रति वर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो प्रत्येक वर्ष कितना
कूड़ा और खरपतवार निकलता है अपने भारत में, तो ये निकलता है आपका 350 मिलियन टन। ठीक है, कितना निकलता है? 350 मिलियन टन निकलता है प्रति वर्ष। हर एक वर्ष में इतना कूड़ा निकलता है अपने देश से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम पंचायत की कुल संख्या कितनी है? ग्राम पंचायत की जो संख्या है कुल कितनी है? तो ग्राम पंचायत की कुल संख्या जो है वो है 2,40,202। तो ये हमारी ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि हमारे भारत में कुल कितने गांव हैं और हमारे उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, लगभग 2,50,000 ग्राम पंचायत शासन के अंतर्गत आते हैं। यहाँ से दो चीज़ें आपको और ध्यान रखनी जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले तो बलवंत राय मेहता समिति ध्यान रख रही है। सबसे पहली बात यह है कि ये ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। ठीक है, क्योंकि इसी की सिफारिश पर क्या हुआ था कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा जो ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत शामिल की गई थी। ठीक है, तो भाग 9 का के अंतर्गत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 23वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल की गई थी। यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखना है। तो ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया था 73वें संशोधन द्वारा। ठीक है, और कौन सी समिति द्वारा? बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा। भारत में कुल वन क्षेत्र हैं, तो भारत में कुल कितने वन क्षेत्र हैं? देखिए, ये है 7,69,538। तो ये हो जाएंगे भारत में। पहला वाला आंसर सही है, इतना वर्ग किलोमीटर में कुल वन क्षेत्र फैला हुआ है भारत का, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और डेटा है हमारे पास। तो ये वन क्षेत्र आपने देख लिया कितना है। उसके बाद भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में संयुक्त रूप से देश के वनों का कुल जो है वो कितना परसेंट वनाच्छिद है? वनों द्वारा कितना घिरा हुआ है? 25.03%। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र है आपका 41.87 भूभाग पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन विस्तृत हैं। और राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत 33.33 वन क्षेत्र की प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है हमारा, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है। कुल खेती क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? देखिए, पहला है आपका वर्षा में सकल खेती करने योग्य, वर्ष में सकल खेती करने योग्य, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र, वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। तो जी हाँ, जिसमें इतनी डिटेलिंग बताई गई है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। कुल खेती से तात्पर्य यह है कि वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। और भारत में प्रथम कृषि संगणना सन 1970 और 71 में कराई गई थी। भारत में शुद्ध बुआई वाली भूमि 141 मिलियन हेक्टेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, जो एग्जाम आने वाला है कि भारत में शुद्ध बुआई वाली भूमि कितनी है, तो 141 मिलियन हेक्टेयर है। तथा सकल फसल बुआई क्षेत्र कितना है, तो 195.24 मिलियन हेक्टेयर है। ये कौन सा है? सकल फसल बुआई वाला क्षेत्र है। तो आप दोनों की दोनों डेटा याद कर लीजिएगा, यहाँ पे डायरेक्ट डेटा पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है रूट क्रॉप नहीं है? कौन सी क्रॉप नहीं है? रूट क्रॉप नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ईख जो है वो रूट क्रॉप नहीं है। आप देखते होंगे यहाँ पर आलू आप खाते हैं, ठीक है, शकरकंद खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, लेकिन इन सबको हम खोद कर खाते हैं नीचे। लेकिन ईख को क्या आप खोद कर खाते हैं? नहीं। ठीक है, उसका ऊपर का हिस्सा खाते हैं। तो पौधे का वह भाग जो जमीन के अंदर मूलांकुर से विकसित होकर प्रवेश करता है, जड़ या मूल कहलाता है। वही पौधे जिनका तना खाने में इस्तेमाल होता है रूट क्रॉप कहलाते हैं। तो जैसे आलू, चुकंदर, शकरकंद आदि ये सब आपके दिए हुए हैं। तो इसमें गन्ना जो है आपका रूट क्रॉप नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी जड़ को नहीं खाते। जो इसका तना नीचे की ओर विकसित होता है उसको हम नहीं खाते हैं। गेहूं में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो जो गेहूं होता है उसमें प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? 12% होता है। कितना होता है? 12% होता है। आपको डायरेक्ट डेटा याद रखना है, इसमें 12% होता है। ठीक है, देखिए कुछ और फैक्ट देखते हैं। गेहूं रबी की फसल है, गेहूं में प्रोटीन लगभग 12% होता है। पूरे भारत का लगभग 24% गेहूं अकेले उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज कि पूरे देश का
ठीक है। जो गेहूं है सिर्फ उत्तर प्रदेश में कितना प्रतिशत होता है, तो वो 24% होता है। गेहूं की फसल के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा और बुआई के समय 10 से 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ये दोनों के दोनों जो डेटा आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई वर्षा कितनी चाहिए होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर, और टेम्परेचर कितना, 10 से 150 टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो दोनों यानी कि तीनों चीज़ें, एक आपका कि परसेंटेज क्या है गेहूं का, दूसरा आपका टेम्परेचर, और तीसरी आपकी वर्षा। तो ये ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। अगला हमारा प्रश्न ये है कि परिक्षेत्रीय मृदा को और क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। तो इसमें इसको क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्टेंट मृदा, ड्रिफ्ट मृदा और एलुवियल मृदा। तो तीनों की तीनों ही इसको कहा जाता है, ये तीनों इसके नाम है परिक्षेत्रीय मृदा को, यानी कि जो परिक्षेत्रीय मृदा होती है उसको और क्या कहते हैं। ठीक है। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी क्षेत्र में वातावरण के प्रभाव के अनुसार उस क्षेत्र की मृदा होती है। इस निश्चित क्षेत्र की मृदा को क्षेत्रीय या परिक्षेत्रीय मृदा कहते हैं। ट्रांसपोर्टेड, ड्रिफ्ट व एलुवियल परिक्षेत्रीय मृदा के उदाहरण हैं। ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, एनपीके के किस अनुपातिक प्रयोग की संतुष्टि की गई है। तो किस अनुपात की संतुष्टि की गई है, तो ये की गई है आपके डी वाले की 4:2। इसकी एनपीके यानी कृषि विशेषज्ञों के अनुसार कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरकों का उपयोग एक संतुलित अनुपात में ही किया जाना चाहिए। भारत में यह मानक अनुपात धान्य फसलों के लिए 4:1 है। जो धान्य फसलें हैं उनके लिए क्या है, 4:1 है। जबकि दलहनी फसलों के लिए क्या है, 1:1 है अथवा 1:2 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहाँ से कौन सी चीज कितनी कितनी है। अगला हम यहां से प्रश्न देखते हैं, पूसी यानी कि पूसा, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है। जो पूसा रूबी है वो किसकी उन्नत किस्म है, तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये टमाटर। तो ये टमाटर की क्या है, उन्नत किस्म है, टमाटर की एक किस्म है पूसा रूबी। आप इसे ध्यान रखिएगा। पूसा रूबी टमाटर की किस्म है, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। टमाटर की अन्य किस्में इस प्रकार हैं, पूसा लाल, पूसा अर्ली, ट्रॉफ, प्लम तथा सॉलक्स। तो देखिए जहां पर पूसा दिख जाएगा वो तो आप समझ जाएंगे कि भाई वो टमाटर की बात कर रहा है, लेकिन प्लम तथा सालक्स ये भी आपको दो चीजें याद रखनी है। एक थ्रेसर दानों का अधिक नुकसान होता है। जो थ्रेसर दाने होते हैं उनका अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक हो और इसकी गति मंद हो, पकी फसल थ्रेसर में डालने से कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो। तो इसकी गति अधिक हो, अगर गति अधिक हो जाएगी, पहला वाला आंसर सही है, तो नुकसान ज्यादा हो जाएगा। आप देख रहे हैं इसका डिटेल में बताते हैं इसका क्या होगा। एक थ्रेसर द्वारा दानों को अधिक नुकसान होता है यदि इसकी गति अधिक होती है, तो थ्रेसर के अंदर उच्च वायुदाब क्षेत्र विकसित हो जाता है जिससे कि अनाज ब्लेड से टकराकर भूसे के साथ बाहर आ जाता है। तो यही अधिक नुकसान करता है, इसलिए गति अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, दीमक को नष्ट करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रसायन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा उपयुक्त रसायन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोनोक्रोटोफास। मोनोक्रोटोफास नामक औषधीय कीटनाशक है। यह सिर्फ 2 घंटे के अंदर अपना प्रभाव दिखाता है और दीमक लगे वस्तुओं को नष्ट होने से बचाता है। यह प्रत्येक 5वें उपभोक्ता को महंगी दवा लगती है। ये इन्होंने बताया है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन ग्रामीण विकास का वर्तमान कबीना मंत्री है। तो ये उस टाइम की बात है जब 2015 की बात है, पूछा गया था कबीना मंत्री यानी कि कैबिनेट मंत्री कौन है, उस समय की बात कर रहे हैं जब आया था। तो कौन थे, ये चौधरी बीरेंद्र सिंह थे उस टाइम पे। तो मतलब आपको करंट में जो भी किसान से जुड़े हुए जो मंत्री हैं हमारे, ठीक है, किसान मंत्री, जैसे प्रेजेंट टाइम में हमारे कृषि मंत्री जो है वो नरेंद्र तोमर जी हैं, ठीक है, तो नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप ध्यान रखिएगा, फसल कटाई परीक्षण यानी कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं। तो ये किए जाते हैं उपज का अनुमान लगाने के लिए। किस लिए किए जाते हैं, उपज का अनुमान लगाने के लिए। फसल कटाई परीक्षण उपज का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। 2011
जनगणना के अनुसार अकेले उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या 59.3% लोग कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में नियोजित हैं, जिसके 29% कृषक व 30.3 कृषि श्रमिक हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो देखिए, एक तो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था उसमें पीतल के बर्तन कहाँ पे होते हैं, फिर पूछा गया कि चमड़े के लिए कौन सा चीज़ फेमस है, फिर पूछा गया था कालीन के लिए कौन सी चीज़ फेमस है। तो बताया था कालीन के लिए मिर्जापुर है, पीतल के लिए आपका हो जाएगा मुरादाबाद बताया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको ये बताया था आगरा और उसके कानपुर जो है वो चमड़े के लिए फेमस है। अब पूछा गया आंवले के लिए क्या फेमस है, तो आंवले के लिए फेमस है आपका प्रतापगढ़। तो मतलब आपको वस्तुएं यानी कि कौन सा राज्य की सॉरी कौन सा शहर या जिला किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ का जो आंवला है उत्पादन में एकाधिकार है, मतलब सबसे अधिक आंवला यहीं पर होता है। और आंवला में क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है जो जल में घुलनशील होता है। ठीक है, जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है या खट्टे रसदार फलों में पाई जाती है। जो भी खट्टे रस होते हैं जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया आपका, इन सभी में ये पाया जाता है। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो देखिए, पेपर है लेखपाल का आने वाला है, लेखपाल को पटवारी बोलते हैं। तो खसरा और खतौनी को पटवारी तैयार करता है, यानी कि लेखपाल तैयार करता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन, और सभी कुछ प्रतीक्षा कर सकता है किंतु कृषि नहीं, यह किसका उद्गार है, मतलब किसने कहा था? तो इसे कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, और ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए कहा था 1947 में। ठीक है, उसके बाद ये वक्तव्य उन्होंने बंगाल में पड़े भीषण अकाल के कारण खाद्यान्न संकट भुखमरी की समस्या को देखते हुए दिया था। सन 1942-43 के दौरान यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार भारत कुपोषण का शिकार था। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि भाई जो भारत है यूनिसेफ के अकॉर्डिंग कब कुपोषण का शिकार था, तो 1942 और 43 के दौरान। भारत में रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, जो क्रांति वाले प्रश्न हैं 7-8 क्वेश्चन है इस तरह के, आप उनको 2-3 बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से भी मैंने देखा है एक क्वेश्चन तो पूछ लिया जाता है। किसी में भूरी क्रांति, किसी में रजत क्रांति, किसी में पीली क्रांति, मतलब ये सब क्रांतियां जो है एक पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर जो सिल्वर आप देख रहे हैं ये अंडा और चिकन उत्पादन से हो जाएगी, चांदी मत लगा दीजिएगा, ठीक है, सिल्वर समझ के। तो अंडा और क्या हो जाएगा, चिकन का उत्पादन। तो यहाँ पर देखिए, केसर के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो सही आंसर है इसका वर्तिकाग्र जो होता है वही पौधे का जो भाग होता है केसर बनाने के लिए लाया जाता है। तो केसर एक सुगंध देने वाला पौधा है। इसके पुष्प की वर्तिकार यानी कि स्टिग्मा को केसर कुसुम, जाफरान या सैफरॉन कहते हैं। इसका मूल स्थान दक्षिणी यूरोप है। कौन सा है, दक्षिणी यूरोप। और इसका उपयोग जो है मक्खन आदि खाद्य पदार्थ में वर्ण व स्वाद के लिए किया जाता है। चिकित्सा में या उष्णवीर्य उत्तेजक, आवर्तजनक, दीपक, सर्दी जुकाम में प्रयोग लाया जाता है, और यह भारत में जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, जो ये केसर है न कहाँ पर पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। और इसका मूल स्थान क्या है, दक्षिण यूरोप है। ठीक है, वर्तिकाग्र में ये क्या होता है, उपयोग लाया जाता है इस पौधे का जो स्टिग्मा वाला पार्ट होता है उसी से इसको बनाया जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो शतपथ ब्राह्मण, ये दूसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देखिए, पहले पूछा गया था 15 वाले राजस्व लेखपाल में, अब चकबंदी में भी पूछा गया है। अगला है हमारा ललित किसकी एक उत्तम किस्म है? ठीक है, क्या ललित? तो आपको देखिए ध्यान रखना है, अमरूद की एक अच्छी किस्म होती है ललित। तो ललित अमरूद की एक किस्म है। अमरूद उत्तर प्रदेश में मुख्यतः इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं, कानपुर जिलों में पैदा होता है। सफेदा हाफजी लखनऊ, करेला इलाहाबाद, सफेदा धौलका लखनऊ अन्य अमरूद की किस्में हैं। तो इनको भी आप ध्यान रखिएगा। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो सबसे पहले तो ये हमको पता होना चाहिए कि हम लोगों की जो सामान्यतः सुनने की शक्ति है वो कितनी है। तो हमारी लोग की कितनी मैक्सिमम है, 55, कितनी, 55 डेसिबल। ठीक है,
45 से 55 डेसिबल तक हम लोग सुन सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग को क्या होता है, बहुत नुकसान होगा, हम लोग नहीं सुन पाएंगे, नहीं सह पाएंगे। तो इससे ऊपर जब डेसिबल बढ़ेगा तो हम लोग के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाएगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 90, 100, 150, 120। तो मतलब जब हम 55 तक बिल्कुल सही से सुन पाते हैं, उसके ऊपर हम लोग को दिक्कत होती है, इट मीन्स 90 से अधिक क्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसमें 90 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ पर्यावरण की दृष्टि से 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। 90 डेसिबल से अधिक आवाज़ ध्वनि प्रदूषण कारण बनते हैं और मनुष्य सामान्यतः 45 से 55 डेसिबल की ध्वनि के लिए सुग्राही होता है। 55 डेसिबल से के ऊपर की जो ध्वनि होती है, पर्यावरण व मानव को खतरा पैदा होता है इससे, तो काफ़ी डेंजरस होती है, इसका मतलब ये। अगला हमारा क्वेश्चन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का पानी निकालने के लिए कब प्रयोग किया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगल जो पानी होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है, देखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जब पानी का स्रोत और विकास दोनों ज़्यादा हो तब किया जाता है, या फिर जब पानी का निकास और स्रोत दोनों मंद हो तब किया जाता है, या फिर पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो तब किया जाता है, या फिर आपका ये हो जाएगा जब पानी का निकास मंद हो या फिर स्रोत ज़्यादा हो। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो ये आपको बताना है। तो इसमें आपको जो लास्ट वाला आप देख रहे हैं यहाँ पर, जब पानी का निकास मंद हो और स्रोत ज़्यादा हो, ठीक है, तभी ये क्या किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप पानी से निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल जो पंप है क्या करता है, जब पानी का निकास धीमा हो और स्रोत ज़्यादा हो तब इसका उपयोग किया जाता है। अगला हम देखिए बताते हैं आपको, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। तो धान का जो भूसी होता है उसमें उसका प्रतिशत होता है लगभग 20% होता है। कितना, 20%। तो धान में भूसी का जो वजन होता है 20% होता है, ठीक। भूसी एक उच्च कैलोरी ईंधन है, इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में किया जाता है तथा पशु पालन में भी भूसी का प्रयोग जानवरों को चारे के रूप में होता है और भूसी अक्षय ऊर्जा का एक साधन है। चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण दर होती है, तो कौन सी दर होती है, इसमें से आप देखिए 15 किलोग्राम, कितनी होती है, 15 किलोग्राम इसकी दर है। इसमें देखते हैं खास चीजें, चावल के उन्नत बीज के प्रति हेक्टेयर बीजारोपण 15 किलोग्राम की आवश्यकता होती है और फसलों को उगाने के लिए किसी भी स्पीसीज को जो भाग प्रदुद्ध के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसे बीज कहते हैं। दूसरे शब्दों में बीज एक निषेचित बीजांड है और उत्पादन की दृष्टि से बीजों का योगदान 25 से 30% होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, बीजों का जो योगदान होता है उत्पादन की दृष्टि से वृद्धि में कितना होता है, 25 से 30% होता है। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन जो है पूरे होते हैं कंप्लीट, ठीक। हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे 40 प्रश्न लेकर के। तो 40-40 ये 80 हो जाएंगे आपके, और पीछे हमने आपको करा दिया 25-25 यानी कि 50 प्रश्न करा दिया है, ठीक है। तो टोटल हमारे हो जाएंगे 130 प्रश्न जो कि 2 पेपरों से मिलते हैं। आप देखेंगे कि दोनों पेपरों में आपके कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो आप हर एक ये चारों के चारों जब आप प्रीवियस लगा लेंगे तो आप किसी भी सेट को दीजिएगा, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाइएगा, उसके बाद हम वैसे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले हमने सोचा कि आपको ये कराया जाए जिससे कि आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। देखिए, एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना बहुत ज़रूरी है, एक आइडिया क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, फिर उस फील्ड में आप वही क्वेश्चन पढ़िए जो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।